जी हाँ, अधिकारी में लगातार हम बात कर रहे हैं 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी और पानीपत ज़िले के एसपी अजीत सिंह शेखावत जी से। सर, एक और बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से, क्योंकि इंटर बॉर्डर जो स्थिति होती है, यूपी आपके साथ में ही लगता है और बहुत सारा ऐसा माना जाता है कि यूपी से क्राइम करके लोग यूपी से क्राइम करने आते हैं और फिर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो इंटर बॉर्डर एक जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना मिलता है, और दूसरा इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाने की और क्या कवायद है आपकी? बिल्कुल, आपका ये विचार बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यूपी के साथ बॉर्डर होने की वजह से क्राइम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो अपराधी है वो यूपी से हैं, और यूपी से अपराध करने के पश्चात कुछ जो अपराधी हैं वो पानीपत में भी रहने पाए गए हैं। तो हमारा इंटर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है यूपी के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ, और लगातार हमें सफलता मिलती रही है इस बारे में, और हम उनकी तरफ से अपराधियों को पकड़ने में, कोऑर्डिनेशन देने में, हमारी टीम की सहायता करने में हर प्रकार से सहायता मिल रही है। उसकी वजह से आप परिणाम देखेंगे, धीरे धीरे जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर भी सुधार होता जा रहा है। ये बात हो गई सर कि जो लूट, राहगीरी या इस तरह के जो क्राइम होते हैं, लेकिन एक लूट होती है जो इंटरनेट के ज़रिए हो रही है, जिसे साइबर क्राइम कहा जा रहा है। उसके मामले भी इस तरह से बढ़ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि उन पर नकेल कस पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे लगता है कि अपराधी पुलिस से आगे है। तो इस तरह की स्थिति, उन पर काबू करने के क्या प्रयास हैं पानीपत पुलिस के, और किस तरह के कितने मामले आते हैं? ये जो साइबर अपराध है उसमें अपराधी को न तो कहीं जाने की आवश्यकता है, न किसी टारगेट उसको किसी प्रकार का खतरा है, क्योंकि वो अपने घर के अंदर बैठ के केवल इंटरनेट का प्रयोग करके वो लोगों के साथ धोखाधड़ी, लूट, इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले इस साल के आंकड़े देखें तो हमारे पास 600 के आसपास कंप्लेंट इस तरह की आई है, जिनके अंदर करोड़ों रुपए की जो धोखाधड़ी के मामले हैं वो इन साइबर अपराधियों ने किए हैं। इन साइबर अपराधियों के जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से जो अधिकतर अपराधी या तो मेवात या राजस्थान के भरतपुर ज़िले के या फिर नोएडा, गाज़ियाबाद, इस क्षेत्र से ही लगातार पाए जा रहे हैं। कुछ अपराधी है जो कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी हैं, परंतु जो हमारे केसेस में जो मैक्सिमम जो नंबर जो अपराधी हैं वो मेवात रीजन के, भरतपुर, अलवर रीजन के और जो नोएडा, मथुरा, इस रीजन के ही पाए गए हैं। एक और चीज़, ये जो साइबर क्राइम, क्योंकि अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है इसको रोकने के लिए, तो क्या पानीपत पुलिस पानीपत ज़िले के लोगों को साइबर क्राइम के खिलाफ के प्रति जागरूक करने के कुछ विशेष अभियान या आपकी साइबर टीम चलाती है? ये आपका सही विचार है, क्योंकि जागरूकता से ही बचाव है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को अभी समझ भी नहीं है इस टेक्नोलॉजी की, और उनके साथ इस तरह के अपराध होते रहते हैं। तो हम जागरूकता के अभियान बहुत बार चलाते रहते हैं। हम साल में कम से कम भी 300 से 400 प्रोग्राम इस तरह के साइबर जागरूकता के करते हैं, और गवर्नमेंट ने एक अच्छी हेल्पलाइन 1930 की हेल्पलाइन जारी की हुई है, जिसमें यदि आप साइबर अपराध को रिपोर्ट कर देते हैं तो आपके अकाउंट से यदि पैसे कट भी गए हैं तो वो तुरंत उस बैंक के माध्यम से उसको ब्लॉक कर देता है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 1930 पर कॉल करने के मात्र से ही वो जो आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं उसको होल्ड पे कर दिया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को, और उसके बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के तहत आपके पैसे वापस भी मिल जाते हैं। ये जागरूकता अभियान हम लगातार चलाते रहते हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग हैं साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं जी। हमारे एक नए साइबर पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो कि इन सब साइबर अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती है। देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 हर डिस्ट्रिक्ट का है, उसको रूट करके जो हमारे साइबर क्राइम का जो नोडल ऑफिसर हैं चंडीगढ़ में, सारी कॉल वहाँ पे जाती है और वहाँ से जिस ज़िले से संबंधित है उस संबंधित थाने को पहुँचा दी जाती है। उसके बाद में हम अपने पुलिस स्टेशन में, साइबर पुलिस स्टेशन में और अन्य पुलिस स्टेशन में भी उन जो कंप्लेंट्स हैं उनका हम डिटेल में अध्ययन करते हैं और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज के कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। परंतु कॉल सारी एक बार जो कंट्रोल रूम है जो चंडीगढ़ में वहाँ पे जाती है, उसके माध्यम से जो NCRP पोर्टल है उसके थ्रू हमारे पास रिसीव होती है। सर ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है और ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। 1930 नंबर याद रखिएगा। अफसोस की बात यह है कि देखिए मुझे भी नहीं पता है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अवेयरनेस और जो जागरूकता की कमी है वो किस लेवल पे है। ये मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं साइबर ठगों के हाथ नहीं चढ़ा इसलिए याद नहीं है, लेकिन आप ना चढ़ें, उनकी हत्ते ना चढ़ें,
1930 एक ऐसा नंबर है जो आपको साइबर ठगों से बचा सकता है, आपके नुकसान से आपको बचा सकता है। ये सिर्फ बड़े अफसोस की बात होती है कि बहुत सारी जागरूकता होने के बाद भी हम बेवजह जान गंवाते हैं छोटी छोटी लापरवाहियों से, चाहे वो ओवर स्पीडिंग की बात हो, हेलमेट ना पहनने की बात हो, शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात हो, या दूसरे जो ट्रैफिक नियम हैं उनको फॉलो ना करने की बात हो। और ये आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि ये एक महामारी की आंकड़ों के बराबरी का हो जाता है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है साल भर। तो खासकर ये जीटी रोड को सुरक्षित करने के लिए आम लोगों के चलने आवाजाही पे, उसके लिए लोगों को बचाने के लिए एक्सीडेंट बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या पानीपत पुलिस की तरफ से कवायद शुरू की गई हैं? तो हमने अध्ययन ये भी किया है कि जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो एनएच और स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे लगभग 60% एक्सीडेंट्स हमारे नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे होते हैं। हमारी तरफ से एक डेडिकेटेड टीम एनएच की, केवल एनएच के लिए, एनएच 44 के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण हाईवे है, उसके लिए केवल एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो कि हर जाम न लगने दें, और साथ में एक्सीडेंट वाले जो केसेस होते हैं उनमें हेलमेट नहीं लगा के चलना या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाना या ओवर स्पीडिंग है, इन 3 मुद्दों पे, मेन इन 3 मुद्दों की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनके ऊपर ही लगातार काम करती है, उन्हीं के चालान करती है। जी हाँ, पुलिस की जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। एसपी साहब ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो कानूनों की परवाह नहीं करते, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन जान आपकी कीमती है, आप परिवार के लिए कीमती हैं, इसलिए जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि नियमों का पालन करें ताकि आप जिंदा रहें, आप जीवित रहें, आप खुशी रहें। एक और सर बड़ी चीज़ है, हम सब के लिए बहुत बार शर्मिंदगी का विषय बनती है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो बड़े सॉफ्ट टारगेट आज भी हैं। और अफसोस की बात ये होती है कि ये बहुत सारी शिकायतें इस तरह की आती हैं कि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं होती जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं। इनको लेकर पानीपत ज़िले की पुलिस पानीपत की महिलाओं को सुरक्षा का भाव देती है, कैसे सुरक्षित कर रही है? महिला विरुद्ध अपराध में जैसे आपको ज्ञात है कि सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट करके आईपीसी में भी अमेंडमेंट कर दिया गया था कि कोई भी यदि महिला विरुद्ध अपराध की शिकायत आती है, यदि उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सरकार भी काफ़ी सीरियस है और हमारा सिस्टम भी काफ़ी सीरियस है कि महिला विरुद्ध अपराधों पे बिल्कुल सीरियसनेस के साथ काम किया जाए। सर एक और बात, जिस तरह से लगातार ये बात होती है, पुलिस की छवि को लेकर बात होती है, अभी भी ऐसी स्थिति है कि एक आम आदमी को अभी भी एक हिचकिचाहट होती है आप तक पहुंचने में या आप तक आने में। शरीफ आदमी को आप तक पहुंचने में हिचकिचाहट हो, ये भी देखा जाए, लेकिन अपराधी में डरना हो, ये ज़्यादा अफसोसजनक बात होती है। तो ये जो अंतर है, ये मतलब कि अपराधियों में डर लगातार होना चाहिए, जो कि होना आम आदमी में होता है। तो इस तरह की स्थिति को बचने के लिए, बचाने के लिए, इमेज को सुधारने के लिए कुछ सोचा है? इस पर लगातार कोई काम, इस तरह की कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से? देखिए, पुलिस की इमेज, क्योंकि एक तो हम वर्दीधारी हैं, हमारी पुलिस फोर्स में एक भी व्यक्ति कुछ गलती करता है तो उसकी वजह से हमारी सबकी इमेज ख़राब होती है। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या भी है कि किस तरह से इस चीज़ को हमें सुधारा जाए। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता के साथ व्यवहार अच्छा हो। आजकल ये पुराना ज़माना नहीं रहा है, एक नए ज़माने के लोग हैं, नई पीढ़ी है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, उनकी समस्या पे कितनी देरी में समाधान करना है, किस तरह से उनको बताना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस पे लगातार काम भी होता है। परंतु ये इमेज है वो धीरे धीरे बनती है। जब आप लगातार ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, जनता की भला सोच के काम करते हैं, तभी जाके धीरे धीरे इमेज बनती है। हमने सभी अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए हुए हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी भी शिकायतें आएँ उनको तुरंत रजिस्टर करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ। किसी तरह की ऑनेस्टी की कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्ट बिहेवियर किसी भी अनुसंधानकर्ताओं का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि ये प्रत्येक इंटरेक्शन एक नया है हमारे लिए, एक नई समस्या लेके आता है हर व्यक्ति,
उस समस्याओं को डील करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब तक उसकी स्किल पावर, उसकी जो मेंटालिटी है, जब तक चेंज नहीं होती है, तब तक इमेज सुधार पाना मुश्किल काम रहता है। हम प्रयास करते रहते हैं, परंतु ये आपने सही पहचाना, ये एक समस्या है और इस पे लगातार काम करने की आवश्यकता है। इमेज को लेकर सर और जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं अमूमन चिंतित रहते हैं कि इस तरह से जो पुलिस की इमेज है वो खासकर आम इंसान में एक बेहतर इमेज जाए, और इनका प्रयास भी रहता है कि सही से उनको डीलिंग मिले, सही से उनकी बात सुनी जाए। एक और बात सर, क्योंकि जिस तरह से हमने ये सारी बातें की कि पानीपत को किस तरह से आप सुरक्षित रखते हैं, आपके जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अगर बात करें, जो ये आईपीएस बनने का जो ये यात्रा थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरा बचपन से तो ऐसा कोई इरादा नहीं था आईएएस या आईपीएस या सिविल सर्विसेज में जाने का। मेरा इरादा तो यही था कि अच्छे से एजुकेशन की जाए, अच्छी स्कूल से ग्रेजुएशन की जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए। तो मैंने आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की है, और उसके पश्चात प्राइवेट सेक्टर में काम करने के पश्चात मैंने IIM बेंगलोर से MBA भी किया है। उसके बाद में मैंने ये विचार किया कि मैं आगे ज़िंदगी में क्या करना पसंद करूँगा। मैं यदि 30 साल 35 साल यदि किसी एक क्षेत्र में काम करता हूँ, और जब रिटायरमेंट आता है तब मैं पीछे देखूँ तो मुझे क्या काम करने में ज़्यादा संतुष्टि मिली। तब मैंने ये सेल्फ रियलाइजेशन किया कि शायद मैं सिविल सर्विसेज में काम करूं, और मुझे लगता है कि मैं जनता के बीच में ज़्यादा रह पाऊंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने की एक जो मौका है वो मिलेगा। अच्छा सर, वो लम्हा आपको याद है कि जब पहली बार रिज़ल्ट आया होगा, या जब आप एकेडमी में गए होंगे, या जब आपने शपथ ली होगी, या आपने जब पहली बार ज़िला संभाला होगा, इनमें से कौन सा ऐसा क्षण था जो मतलब जो सबसे खूबसूरत लगता है या आज भी याद करके बहुत अच्छा लगता है? देखिए, सबसे खूबसूरत क्षण तो एक जब सिलेक्शन होता है, उसका एक एक्साइटमेंट होता है, उसकी यादें तो कभी आप भुला नहीं सकते। परंतु जीवन में नए नए पड़ाव आते रहते हैं। तो वो कैसे पता चला था, अखबार के ज़रिए? नहीं, मैंने तो अपना रिज़ल्ट देखा ही नहीं था खुद से, मेरे तो अपने दोस्तों ने ही कॉल करके बताया था, और मुझे पता था कि रिज़ल्ट आने वाला है, परंतु मैं इतना उत्साहित था कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं अपना रिज़ल्ट खुद देख पाऊँ। मेरे फ्रेंड्स ने ही कॉल करके बताया कि आपका रिज़ल्ट आ गया है और आप सेलेक्ट हो गए हो। तो एक उस वक्त तो मैं थोड़ा ब्लैंक ही हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ज़िंदगी का एक, क्योंकि ज़िंदगी एक अलग डायरेक्शन ले लेती है। यकीनन बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि का क्षण होता है वो। इसी तरह ज़िला संभालने का भी एक अलग एक क्षण होता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो कि आप इस तरह की ओहदे पे पहुँचें और वहाँ जाके काम करें, तो वो भी एक अविस्मरणीय क्षण होता है, उसको भी आप हमेशा ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। अच्छा, ये जो सफ़र रहा सर, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हासिल करने का, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किन को देना चाहते हैं? मतलब कौन एकदम जब ये इस जिम्मेवारी पे आप बैठते हैं और फिर उन लोगों को याद करते हैं जिनका योगदान रहा यहाँ तक पहुँचाने में, मदद करने में, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे याद आते हैं? मुझे 3-4 चेहरे ज़रूर याद आते हैं। माता पिता और वाइफ के चेहरे तो बिल्कुल याद आते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट तो लगातार रहता ही रहता है। उसके अलावा मेरे स्कूल के टीचर्स का बहुत मुझे याद आता है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है, सीकर से, और हिंदी माध्यम से मैंने स्कूलिंग की। परंतु जो मेरे टीचर थे, अध्यापक थे, मैं उनको नमन करता हूँ कि उनका जो एक सोच थी, एक छोटे जगह सीकर जैसे छोटे जगह में रहने के बावजूद उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो प्रेरणा दी, मुझे लगता है कि कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। तो ये लोग पढ़ाई के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में अच्छा बताते थे, या ज़िंदगी के विषय में, आगे बढ़ने के विषय में मोटिवेशन? अच्छा शिक्षक वो होता है जो पढ़ाई भी करवाए और ज़िंदगी के बारे में मोटिवेट करे, ज़िंदगी में आगे कैसे जीना है, हर चीज़ के आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जो टीचर करता है वही एक महान टीचर होता है। और मैं अपने टीचर्स का इसीलिए, जो स्कूल के टीचर्स का स्पेशली इसीलिए मैं उनका महान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों में, पढ़ाई में और आपका कैरेक्टर जो बिल्डिंग है, जो आपका चरित्र निर्माण है, दोनों के अंदर ये बहुत ही अच्छे थे, और इसीलिए मैं उनको आज नमन करता हूँ। यकीनी तौर पर खबर अभी तक भी उनको नमन करता है, साधुवाद देता है, क्योंकि इस तरह के टीचर जो केवल ज़िंदगी को केवल किताबों का या सब्जेक्ट का या किसी टॉपिक का ज्ञान नहीं देते, ज़िंदगी का ज्ञान देते हैं कि उसको कैसे बेहतर बनना है। यकीनी तौर पे टीचर का महत्व है, और सर ने भी, सर की जो लाखों लोगों की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूट में वही चीज़ है। एक बात और सर, हम एक
एक मंत्र लेते हैं, सक्सेस मंत्र लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो लोग ये कार्यक्रम देखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन इस तरह का होता है, ये इतनी बड़ी परीक्षा मानी जाती है कि इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन उसमें ना सेलेक्ट होना या नाकामी का डर है, वो बड़ा दिक्कत करता है। तो किस तरह से हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देंगे? मेरा युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि आपने यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और आप उसमें मेहनत करने की आपकी इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु ये एक जटिल सफ़र होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मेहनत करने से, आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तब सफलता मिलती है। तो मेरा तो इतना है कि आप मेहनत पे अपना फोकस कीजिए। लेकिन ये जो मेहनत की दिशा हो वो किस तरह की हो? सिविल सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं लगता है कि एक तो है कि आपका जो विषय का चयन, जिस विषय में आपको परीक्षा देनी है उसका चयन करना, और एक अच्छे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारा गाइडेंस अवेलेबल है, कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी फैली हुई है जिनकी भी आपको उतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु अलग अलग तरीके के आपको विचार देते रहते हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल देते रहते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो मैंने जो एग्ज़ाम दी है, 4 बार एग्ज़ाम दी है मैंने भी, तो उसका मेरा ये अनुभव है कि आप एक तो बेसिक्स जो हैं, जो बेसिक्स यदि आपके कंप्लीट रखेंगे और जो 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 गाइडेंस होता है वो बिल्कुल कोई सफल जो आपके प्रत्याशी रहे हैं, सफल विद्यार्थी रहे हैं, उन्हीं से गाइडेंस लें। इंटरनेट से या फिर जो कोचिंग इंडस्ट्री है, केवल उनको विश्वास करते हुए तैयारी नहीं करें। सेल्फ स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी में जो बात आती है सर, बेसिक्स क्लियर करने की बात होती है, आपका अनुभव किस तरह का रहा? आपने किस तरह से किया, वो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमारे युवा पीढ़ी को मदद मिले। जी देखिए, मैंने जो NCERT की बुक्स थी, सबसे पहले तो मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और ये NCERT की बुक्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है, उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लिखी गई है, हर चीज़ बहुत सोच समझ के लिखी गई है। उनको यदि आप डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी आपको डीपली जाना पड़ेगा, मतलब केवल सरफेस स्टडी में UPSC एग्ज़ाम को पास करना संभव नहीं है। इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब के अंदर आपको हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं सेल्फ स्टडी बार बार कह रहा हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री या फिर वैसे लेक्चर्स में आप उतनी डिटेल में नहीं जा पाते हैं। और दूसरा जो राइटिंग प्रैक्टिस, आपको ये लिखने की जो एक एक्सप्रेस करने की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, वो बहुत अच्छा, वो सटीक होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो कि आप एक ही बात को बार बार घुमा के लिखे जा रहे हैं, उस तरह की बातें ना हो। आपका जो एक्सप्रेशन हो वो सटीक हो, जो आपने पूछा गया है प्रश्न उसका तुरंत जवाब दें, उससे ना आगे करने लगता है ना पीछे लिखना है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी से ही आता है, आपकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसी से आता है। इसीलिए मैं बार बार सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस पे फोकस कर रहा हूँ, बेसिक्स पे फोकस कर रहा हूँ। ये 3 फार्मूले सर की तरफ से आए हैं सक्सेस मंत्र आपके लिए। एक तो सेल्फ स्टडी, वो बेहद ज़रूरी है, दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा आपकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अमूमन जिस तरह की गाइडेंस आपको मिलती है चारों तरफ से, वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है फ़ायदेमंद के बजाय। और एक बड़ी चीज़ सर ने कही कि उन लोगों का अनुभव लीजिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। सर एक और बात कि अमूमन क्या होता है कि इस जिम्मेवारी में वक्त की बड़ी कमी होती है, खासकर पुलिस वाले विभाग में तो ये स्थिति बनती है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है, जो परिवार फैमिली को भी संभालना और खुद इतनी बड़ी जिम्मेवारी को भी संभालना, तो उसमें जो फुर्सत के क्षण मिलते हैं उनमें क्या करना पसंद करते हैं आप? फैमिली के साथ समय व्यतीत करना और मूवीज़ देखना, ये मेरे शौक़ हैं। यहाँ लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। अधिकारी का जीवन, हम और आप ये समझते हैं कि अधिकारी हो गए तो उसके बाद वो जो समस्याएं जो हम और आप फेस करते हैं, एक आम आदमी फेस करता है, या परिवार का जो चैलेंज है वो फेस नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि वो पहलू आप तक पहुँचाए जाएँ। बिल्कुल सामान्य जो समस्याएं आप और हम फेस करते हैं, उसी लेवल पे अधिकारी इतनी जिम्मेवारियों के बाद भी वही फेस करते हैं। हमारे साथ ऋचा राठौर मैम मौजूद हैं, सर की धर्मपत्नी हैं।
मैम, सर के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, उनकी जिम्मेवारी के बारे में लोगों को बताया और किस तरह का उनका संघर्ष रहा वो बताया। लेकिन क्योंकि आप तो सबसे बेहतर सर को जानती हैं, सबसे अच्छी बात क्या लगती है सर की आपको? सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि बहुत काम है और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। इनफैक्ट आज दिन में इनको लगातार 3-4 बार कॉल्स आ रहे थे, तो रैंडम लोग कॉल करते हैं डायरेक्टली विदाउट मतलब किस डायरेक्टली एसपी को कॉल किया है, छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी को कॉल किया है, उसको ये ढंग से बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो इस तरीके से सबको शांति से सुनना और हर वक्त ऐसा सुनना, मतलब रात के 2 बजे भी उसी तरीके से शांति से रिस्पॉन्ड करना, आधी नींद से उठकर भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना, या अपना कोई ज़रूरी काम करते हुए घर में अपने फैमिली के साथ में बैठे हैं तो भी उसी जिम्मेदारी से ध्यान से सुनना। तो ये उस जल्दी से उसमें चले जाना, मतलब एक जो सेल्फलेसली किसी को सुनना और फिर उसको उनकी प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व करना, तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि एकदम शांति से जिम्मेदारी से ये जो चीज़ कर पाते हैं, वो एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर मुझे इम्प्रेसिव लगता है। आई फील ये जो घर में जब इस तरह की बात आती है घर के लेवल पे, तो उस पे क्या कुछ रिएक्शन रहते हैं? घर में शायद उतनी शांति नहीं होती है, वहाँ की जो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है वो शायद कई बार घर में देखने मिल जाती है। अच्छा सर, ये बड़ी चीज़ होती है कि मतलब इतनी सारी दिक्कतें, क्योंकि हर तरह के लोगों से आपको जूझना होता है, और ये जो कामनेस जो बनाए रखने की विधा है वो हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, और ऑफिसर्स आपके लोगों उनको भी एक नज़ीर हो। देखिए, इसमें कोई विधा नहीं है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आपको समझते हैं कि कोई जो आपको कॉल कर रहा है किसी मुश्किल की घड़ी में ही कॉल कर रहा है, तो आप यदि उसके स्थान पर जाके उसको सोचें कि आप यदि कोई मैं इसी मुसीबत की घड़ी में किसी को कॉल करूँ और वो कैसे रिस्पॉन्ड करे जो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये एक इनबिल्ट ही, मैं कहूँगा कि इनबिल्ट ही है कि मैं दूसरों की स्थान पे खड़े होकर सोच पाता हूँ कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। शायद इसी वजह से मैं काम रह पाता हूँ। अच्छा मैम, सर के बारे में, जैसा जब आप लोगों की तो अरेंज मैरिज हुई है, तो जैसा ख्यालों में होता है ना, अमूमन एक बड़ी चीज़ होती है ये कि भाई शादी जिनसे हो रही है और वो किस तरह के होंगे, उनका नेचर और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ही पाया? मतलब ये कहना चाहिए कि इस सर्विस में आने से पहले तो जो सोचा था उससे बहुत बेहतर पाया था, और अभी वहाँ से यहाँ आके भी थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज़ के साथ सेटल होने में, कि पहले यहाँ पर वो होता था कि अटेंशन हो गया या सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट फैमिली की हर चीज़ में, और अभी यहाँ हो गया है तो उस चीज़ से डील करने में थोड़ा सा, और ये भी नहीं कह सकते कि वो इनिशियल फेज़ में सभी के साथ ऐसा होता होगा, बिकॉज़ वो काफ़ी लंबा टाइम था जब मतलब अच्छे से हर चीज़ को हम लोग चाहे घूमने जाना हो या फैमिली के जितना आपस में साथ में परिवार के साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करना, वो सब काफ़ी कुछ कम हो गया है अब इस सर्विस में आने के बाद में। देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये जो चैलेंजेस होते हैं ये आम आदमी के ही चैलेंजेस हैं, जो सर इतनी बड़ी जिम्मेवारी के बाद भी फेस करते हैं कि परिवार को समय ना दे पाना, इस तरह की स्थिति हो जाती है, और जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास सर करते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रयास तो हम पूरा करते हैं, परंतु ये पुलिस की नौकरी आपको पता है 24/7 की है, और काम नहीं कर रहे होते तो आप मेंटली भी इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं, स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स आती हैं, तो ना चाहते हुए भी आप मेंटली भी अपसेंट रहते हैं, कभी कभी फिजिकली अपसेंट रहने के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बर इस बात को समझते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा मैम, सर की आपने जो अच्छी बात है कि कामनेस है, ऐसी कौन सी बात है जिसमें सुधार की आवश्यकता लगती है आपको? थोड़ा सा जो डिपार्टमेंट से हटके और अपनी कामों के प्रति थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन इनका ज़्यादा रहता है, तो वो एक आदत है हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, और डिपार्टमेंट की सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, और जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा है खुद के कामों के लिए। हमारे आम दर्शकों के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट को जितना जिम्मेदारी से लेता हूँ मैं अपने पर्सनल कामों को इतनी जिम्मेदारी से नहीं निभाता, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, डिपार्टमेंट ही हमने एक रास्ता यही चुना है
तो इसमें डिपार्टमेंट के लिए तो जिम्मेदारी का लेवल एक होना आवश्यक है, परंतु ये बात भी सही है कि पर्सनल कामों के लिए भी उतनी ही जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये मैं भी मानता हूँ। जो हमारा 3 साल का बच्चा है वो जानता है कि मतलब एक दिन ऐसे ही हम लोग रात को सोते वक्त उससे बात करते हैं, तो सोते सोते लेटे लेटे जब हम उससे बात कर रहे थे तो ऐसी ही बात चली, बेटा आपका फेवरेट कौन है, मम्मा या पापा? तो उस क्वेश्चन के बाद में मेरा क्वेश्चन था कि पापा का फेवरेट कौन है, तो वो बोलता है ऑफिस वाले बाबा, क्योंकि जब भी कॉल्स आते हैं किसका कॉल आया पापा, ऑफिस के बाबा का, ऑफिस का, तो वो मतलब ही नोज़ कि पापा की प्रायोरिटी क्या है, ऑफिस के बाबा पापा की प्रायोरिटी है। तो उसने भी बहुत ही इसके बाबा कौन है मतलब के लिहाज? नहीं, जैसे डिपार्टमेंट के calls। बच्चे को समझाने के लिए जितने भी कॉल्स आते हैं उनको बोल देते हैं कि ऑफिस का कॉल आया है, ऑफिस का कॉल आया है, तो इसलिए मतलब ऑफिस क्या नाम है उनका? अखिल लग गया। गया बड़ा मतलब जटिल सा नाम नहीं? ये जटिल सा, थोड़ा जटिल है, लेकिन हिंदी की जो वक्ता हैं उनके नाम का अर्थ? सूरज। इसका दो है, एक तो सूर्य है और दूसरा है कि नॉर ऑफ एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ का नॉलेज है उसको अखिल लग गया। अखिल का ज्ञान जो है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसको संसार का ज्ञान है, उसको अखिल लग गया बोलते तो हैं। उसको इतना ज्ञान है कि पापा के लिए ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस स्टेज में भी उसे पता है। मैम एक आखिरी सवाल और आपसे कि इनको जो खाने की बात करें, शौक की बात करें, वो क्या है? खाने के शौक इनके बहुत बेसिक हैं, मतलब कुछ ऐसा फूडी नहीं है ये। इनको देसी खाना जैसे कि लापसी और कढ़ी, गट्टे की सब्ज़ी और कैर सांगरी की सब्ज़ी, ये सब इनको पसंद है। और पिज़्ज़ा भी ना, अब इतना नहीं खाते हैं हम हेल्दी। पिज़्ज़ा स्वभाव भी और अंदाज भी देसी है। गांव से लगाव है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों को, दरअसल हमारा इस चीज़ का मकसद यही है कि वो चीज़ें जो आप लोगों के ज़िंदगी से वास्ता रखती हैं वही चैलेंजेस होते हैं, और वही यूँ कहिए कि परेशानियाँ, दिक्कत, काम के साथ मैनेज करने वाली, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन एक अधिकारी फिर भी अपने फ़र्ज़ के लिए 2400 घंटे मुस्तैद रहता है। फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।